हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमारी जो 20,000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही है, जो कि पूरा फुल फिल्म्स पे फोकस्ड है, उस सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं, हमने इसमें एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है, इन्वायरमेंट कंप्लीट कर लिया है, इंडियन ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो गया है और आपका बायो कंप्लीट हो गया है। 4 सब्जेक्ट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। जिसने नहीं देखा हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर 4 हम कंप्लीट कर रहे हैं। चैप्टर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 4 हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। राज्य दिए गए हैं और उससे संबंधित संस्थापक दिए गए हैं। हैदराबाद के संस्थापक कौन थे, चिंकलिश खां। अवधि के संस्थापक थे बुरहान उल मुल्क, जिसे हम शहादत खां भी के रूप में जानते हैं। और बंगाल के संस्थापक कौन थे, मुर्शीद कुली खां। रुहेलखंड के संस्थापक थे अली मोहम्मद रुहेला, बीर दाऊद। फिर से देखेंगे, हैदराबाद के संस्थापक थे चिंकलिश खां। अवध के संस्थापक थे बुरहान उल मुल्क शहादत खां। बंगाल के संस्थापक थे मुर्शीद कुली खां। रुहेलखंड के संस्थापक थे अली मोहम्मद रुहेला, बीर दाऊद। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रमुख प्रतिफल क्या था। तो बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि करना। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रमुख प्रतिफल क्या था, बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि करना। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य में हुआ था। इस युद्ध के पश्चात बंगाल में अंग्रेजों के अधिकार में वृद्धि हुई। हालांकि सैद्धांतिक रूप से प्लासी के बाद भी अंग्रेजों का भारत में वाणिज्यिक स्वरूप ही बना रहा। नेक्स्ट क्या है, प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान से भाग निकला। निम्नलिखित में से उसने किस वाहन का उपयोग किया था, तो कौन सा वाहन था, ऊंट। प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को प्रारंभ हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। सिराजुद्दौला भी चुपके से ऊंट पर बैठकर युद्ध मैदान से भाग निकला। सिराजुद्दौला का मुर्शिदाबाद में मीर जाफर के पुत्र मीरन ने कत्ल करवा दिया। अगर आपसे पूछा जाता है कि सिराजुद्दौला का कत्ल किसने कराया, तो वह मीर जाफर के पुत्र मीरन के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्लासी के युद्ध के विषय में सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्लासी के युद्ध के विषय में सत्य नहीं है, तो वो क्या है, 23 जून 1775 को प्रातः यह युद्ध आरंभ हुआ और इसका अंत उसी दिन सायंकाल को हुआ। यह जो है 23 जून 1775 को प्रातः यह युद्ध आरंभ हुआ था और इसका जो अंत था उसी दिन सायंकाल को हुआ, यह सत्य नहीं है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब पर दोषारोपण किया, उसने अलीगढ़ की संधि की शर्तों का पालन नहीं किया। नवाब का उत्तर मिलने से पहले ही वह अपनी सेनाओं को लेकर प्लासी के मैदान की ओर चल पड़ा। जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। षड्यंत्र के कारण नवाब की अधिकांश सेना युद्ध में भाग नहीं लिया, जिसका दाहिना भाग राय दुर्लभ राय और बायां भाग मीर जाफर के नेतृत्व में था, जो दोनों अंग्रेजों से मिले हुए थे। नवाब भाग खड़ा हुआ परंतु राजमहल के निकट उसे पकड़ लिया गया, मुर्शिदाबाद भेज दिया गया। वहां पर मीर जाफर के लड़के मीरन ने उसका मोहम्मद बेग के द्वारा कत्ल करवा दिया। 24 जून को मीर जाफर मुर्शिदाबाद पहुंचा। 5 दिन पश्चात क्लाइव ने वहां पहुंचकर उसे बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा का नवाब घोषित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक कवि ने प्लासी की लड़ाई को स्थायी दुख भरी रात कहा है, तो किसने कहा है, नवीन चंद्र सेन ने। बंगाली कवि नवीन चंद्र सेन ने प्लासी के युद्ध को परिणाम को एक स्थायी दुख भरी रात कहा है, जबकि सर यदुनाथ सरकार ने प्लासी की हार से मदगामी तथा अविदित यशस्वी उषा काल का उदय हुआ है, जैसा विश्व के किसी अन्य स्थान पर नहीं देखा गया। वास्तव में पुनर्जागरण था, वस्तुतः यह कथन अंग्रेजों की चाटुकारिता थी। नेक्स्ट हम देखेंगे, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया था, तो किसने हिस्सा लिया था, शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम ने लिया था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम
के संघ व कंपनी के सेनापति हेक्टर मुनरो के मध्य हुआ था। मीर कासिम के संघ में मीर कासिम के अलावा अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शरणार्थी मुगल शासक शाह आलम द्वितीय थे। मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने संयुक्त सेना को बुरी तरह पराजित किया। शुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय ने कंपनी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। मीर कासिम दिल्ली भाग गया और 1777 ईस्वी में वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित घटनाओं में से इस पर विचार करना है। इसमें क्या है, बक्सर का जो युद्ध है संबंधित है 22 अक्टूबर 1764 से, क्लाइव का भारत आगमन 1765, इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765, वारेन हेस्टिंग्स भारत गवर्नर बना कब, 1773 में। फिर से एक बार देखेंगे जो बक्सर का युद्ध है कौन सा इसका ईयर है, 22 अक्टूबर 1764, क्लाइव का पुनः भारत आगमन हुआ 1765 में, और इलाहाबाद की संधि है 16 अगस्त 1765 में, वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर बना 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए क्लाइव व मीर जाफर ने किसकी अध्यक्षता में एक सेना भेजी थी, तो किसकी, मेजर कूट की। बिहार के हिंदू शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए क्लाइव व मीर जाफर ने मेजर आयरकूट के नेतृत्व में एक सेना भेजी। मीर जाफर को उस समय लोग क्लाइव का गीदड़ कहते थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि किसे क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था, तो मीर जाफर को कहते थे। निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम लिखना है। इसमें क्या है, काल कोठरी की घटना कब हुई, 22 जून 1756। इस समय बंगाल का नवाब कौन था, शुजाउद्दौला था। काल कोठरी की घटना कब हुई है, 20 जून 1756। इस समय जो है बंगाल का नवाब कौन था, शुजाउद्दौला था। नेक्स्ट हम देखेंगे सिराजुद्दौला था। नेक्स्ट हम देखेंगे बक्सर का युद्ध, यह 22 अक्टूबर 1764, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना से पराजित हुई, जिसका नेतृत्व मेजर मुनरो ने किया था। मीर जाफर की मृत्यु कब हुई है, फरवरी 1765 में। इलाहाबाद की संधि कब हुई, अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी थी? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिए गए हैं, तो किसके द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर का युद्ध 1764 के बाद इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया, उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम द्वितीय ने अपने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपए देगी। उस समय गवर्नर क्लाइव था। इलाहाबाद की संधि, दूसरी संधि कब हुई, 16 अगस्त 1765 को अवध नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में हुई। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों को बंगाल के बाद अवध में भी कर मुक्त व्यापार की सुविधा प्राप्त हुई। नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अगस्त 1765 में संपादित इलाहाबाद की संधि के विषय में असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है इसमें 11 उपबंध थे। मुगल सम्राट शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रांतों की दीवानी का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस संधि से प्राप्त हुआ था। इस संधि के द्वारा कड़ा इलाहाबाद को छोड़कर संपूर्ण अवध शुजाउद्दौला को दे दिया गया। बक्सर का युद्ध 1765 में कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य इलाहाबाद की संधि संपन्न हुई। बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 ईस्वी में क्लाइव ने 2 संधियां की, जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। प्रथम इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच में हुई। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में हुई। इस संधि में कुल 11 उपबंध थे। अवध से कड़ा इलाहाबाद लेकर मुगल बादशाह को दे दिए गए। मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी।
अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया। अंग्रेजों ने हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को जागीर के रूप में मुगल बादशाह से प्राप्त किया। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। तो किसने की थी? मीर कासिम ने। अंग्रेजों ने 1760 में मीर कासिम को पदच्युत करके उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मुर्शिदाबाद में अंग्रेजों का प्रभाव अधिक बढ़ गया था। इस प्रभाव को कम करने के लिए मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। नेक्स्ट हम देखेंगे 1763 के कई युद्ध में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? मेजर हेक्टर मुनरो। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम में 1763 में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम में युद्ध 1763 में ही आरंभ हो गया था। कई झड़पें हुई, मीर कासिम को हार का सामना करना पड़ा। यह बचकर अवध पहुंचा। अवध के नवाब तथा मुगल सम्राट ने मिलकर अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने की योजना बनाई। कंपनी की कमान मेजर मुनरो के हाथ में थी। निर्णायक युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर नामक स्थान पर हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी रहे। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने कहा कि सन 1765 से 1772 के अवध में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था? कौन से? के.एम. पडिक्कर। बंगाल को ईस्ट इंडिया कंपनी की जागीर बना दिया गया। इसी को लक्ष्य करके इतिहासकार के.एम. पडिक्कर ने कहा है कि सन 1765 से 72 के अवध में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था। नेक्स्ट हम देखेंगे बंगाल के इन जिलों की पहचान कीजिए जिनके राजस्व प्रशासन को 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित करके मीर कासिम ने बंगाल की नवाबी प्रदान की थी। कौन सा था? बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव। अस्थायी गवर्नर हॉलवेल के बाद वेस्टार्ड बंगाल का स्थायी गवर्नर बना। इसने नवाब बदलने का निश्चय किया, जिसके तहत 1760 में मीर कासिम के साथ समझौता हुआ, जिसमें उसने नवाब बनाने के बदले वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव की दीवानी कंपनी को प्राप्त हुई। सिलहट के चूना व्यापार में कंपनी को आधा हिस्सा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अफसर ने बंगाल में जमींदारी के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया? जेम्स ग्रांट ने बंगाल में जमींदारी के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया। उसने समस्त भूमि सरकार की बताई तथा जमींदारों को केवल एक संग्रहकर्ता माना। जेम्स ग्रांट भारत में सक्रिय ब्रिटिश सैनिक तथा इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रॉबर्ट क्लाइव जिस रूप में पहली बार भारत आया था वह कलकत्ता पर पुनः कब्जा करने वाला अभियान दल के नेता के रूप में आया था। अलीवर्दी खां के पश्चात उसका दौहित्र सिराजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना। 15 जून 1756 को सिराजुद्दौला की सेनाओं ने फोर्ट विलियम को घेर लिया। 5 दिन पश्चात अंग्रेज सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसकी सूचना मद्रास रेजिमेंट को दे दी गई और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज सेना को बंगाल का अधिकार करने की आज्ञा दी गई। अतः रॉबर्ट क्लाइव बंगाल पर अभियान करने के रूप में प्रथम बार सामने आया और वर्ष 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें वह विजयी रहा। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस स्थान समूह की जमींदारी इब्राहिम खान ने अंग्रेजों को बख्श दी थी? सूतानदी, कालीकता और जो है क्या है गोविंदपुर। बंगाल की हुकूमत की शाइस्ता खां के उत्तराधिकारी इब्राहिम खान ने फरवरी 1691 में एक फरमान निकाला, जिसके अनुसार अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक के बदले चुंगी कर की अदायगी से मुक्त कर दिया गया। अजी मुस्तान 1698 में सूतानदी, कालीकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी दे दी गई, जिसके बदले उन्हें इन गांवों के पहले मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। यह नवीन किलाबंदी बस्ती तब से फोर्ट विलियम कहलाने लगी। नेक्स्ट क्या है? बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है? अलीवर्दी ने। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से करते हुए कहा कि मधुमक्खी जो छेड़ने पर काट कर मार डालेंगी, अन्यथा शहद देंगी।
मतलब बंगाल के नवाब जो अलीवर्दी खां हैं, उन्होंने जो यूरोपीय जो आए थे उनकी तुलना किससे की है? उनकी तुलना मधुमक्खी से की है कि अगर मधुमक्खियों को अगर हम छेड़ेंगे तो वो काट खाएंगी, और अगर जो है उसमें हाथ नहीं डालेंगे तो क्या है, वो हमें शहद देंगी। फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? यह 1700 में। जॉब चौर्नाक ने जो है अगस्त 1690 में सूता नदी में एक अंग्रेजी कोठी स्थापित की, जिससे ब्रिटिश भारत की भावी राजधानी की नींव पड़ी। वर्धमान जिले के एक जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण अंग्रेजों को सन 1696 ईस्वी में अपनी नई कोठी की किलेबंदी की अनुमति मिली। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान ने इस किलेबंदी प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। चार्ल्स आयट इसका प्रथम प्रेसिडेंट हुआ। वर्ष 1700 में इसे पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया। सन 1774 से 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे अलीनगर की संधि पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो कब हुआ था? 1757 में। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ। इस संधि के द्वारा कंपनी के क्षेत्राधिकार विशेषाधिकार पुनः स्थापित हो गए। कंपनी को अपने स्थलों को दुर्गीकृत करने तथा सिक्कों को ढालने की अनुमति मिली। नवाब ने 3 लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में भी दिए। नेक्स्ट क्या है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की? कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। किसने कहा था? जीबी मैकाले ने कहा था। क्या कहा था? कि कंपनी एक असंगति है और यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो इसी के साथ चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे चैप्टर 5 जो कि है कंपनी के देशी राज्यों की प्रतिनीतियाँ क्या थी। इसमें क्या है, संधि दिया गया है, उससे संबंधित वर्ष दिया गया है। सूरत की संधि कब हुई? 1775 में। मद्रास की संधि हुई 1759 में, 69 में। बसीन की संधि हुई 1802 में। लाहौर की संधि हुई 1846 में। फिर से देखेंगे, सूरत की संधि हुई है 1775 में। मद्रास की संधि हुई 1769 में और बसीन की संधि हुई है 1802 में। लाहौर की संधि हुई है 1846 में। नेक्स्ट हम देखेंगे कालानुक्रम को व्यवस्थित करना है। इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। सालबाई की संधि हुई है 1782 में। अमृतसर की संधि हुई है 1802 में। मंगलौर की संधि हुई है 1784 में। फिर से एक बार देखेंगे, इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। सालाबाई की संधि हुई है 1782 में। मंगलौर की संधि हुई है 1784 में। अमृतसर की संधि हुई है 1809 में। एक बार फिर से देखेंगे, इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। सालबाई की संधि हुई है 1782 में। मंगलौर की संधि हुई है 1784 में। अमृतसर की संधि 1809 में। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था जिसने लॉर्ड विलीजली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? कौन था? हैदराबाद। लॉर्ड विलीजली समाजवादी विचारधारा का था। सहायक संधि के अंतर्गत भारतीय राजाओं के विदेश संबंध कंपनी के अधीन होंगे। बड़े राज्य अंग्रेजों के अधीन एक सेना रखेगी। राज्य कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय को अपने यहाँ नौकरी नहीं देगा। कंपनी राज्यों की प्रत्येक प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करेगी। सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी, भरतपुर। हैदराबाद का निजाम ने सर्वप्रथम 1798 में वेलीजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। किसने स्वीकार किया था? हैदराबाद के निजाम ने जो है वेलीजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। अब आपको यहाँ पे क्या रखना है कि जो सहायक संधि थी वो किसकी थी? वेलीजली की थी। और किसने सबसे पहले स्वीकार किया था? हैदराबाद के निजाम ने। नेक्स्ट हम देखेंगे उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ है। कब हुआ है? 1817 में। 1856 में अवध को चीफ कमिश्नर के अधीन कर दिया गया। तत्पश्चात 1877 में इसे उत्तर पश्चिम प्रांत में मिला लिया गया, जो उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डलहौजी से पहले ही हड़प नीति को निम्नलिखित में से किस पर लागू कर दिया गया था? किस पर लागू कर दिया गया था? मांडवी, सूरत, कोरबा, कोलाबा, जालौर पर। डलहौजी से पहले ही हड़प नीति को 1834 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर ने भारत के विभिन्न राज्यों में लागू किया था। 1839 में मांडवी पर, 1840 में
कोलाबा, जालौर पर 1842 में सूरत पर हड़प नीति लागू की जा चुकी है। इन राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे सिक्किम का भारत में विलय किसने किया है, तो ये किया है लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। लॉर्ड डलहौजी के समय में अंग्रेजों के द्वारा प्राप्त की गई महत्वपूर्ण सफलताएं थी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, महाराजा दिलीप सिंह को पेंशन दे दी गई। इस युद्ध के विषय में डलहौजी ने कहा कि सिखों ने युद्ध मांगा, यह युद्ध प्रतिशोध सहित लड़ा जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर उस पर अधिकार कर लिया। लोअर वर्मा तथा पीगू का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय डलहौजी के समय में ही किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसमें क्या है, इलाहाबाद की संधि 1765 में, एक्सला सैपल की संधि 1748 में, ला बुर्दनासे का द्वारा मद्रास पर अधिकार 1746 में, डुप्ले की पक्षयुद्ध संबंधित है 1754 में। इलाहाबाद की संधि संबंधित है 1765, एक्सला सैपल की संधि 1748, ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास का अधिकार 1746, डुप्ले की पदच्युत संबंधित है 1754 से। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित घटनाओं का क्रम लिखना है। इसके अंतर्गत सिक्किम का विलय हुआ 1850 में, पंजाब का विलय 1800, सिक्किम से पहले पंजाब का विलय हुआ 1849 में, बर्मा का विलय हुआ 1852 में, झांसी का विलय 1853 में हुआ। फिर से एक बार देखेंगे, पंजाब का विलय 1849 में, इसके बाद में सिक्किम का विलय हुआ 1850 में, फिर बर्मा का विलय हुआ 1852 में, फिर आपका जो है 1853 में झांसी का विलय हुआ। नेक्स्ट क्या है, विलय के सिद्धांत से संबंधित क्रम इसको लगाना है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाई गई विलय के सिद्धांत के तहत सर्वप्रथम सतारा को 1848 में, जैतपुर संभल को 1849 में, बालाघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में विलय किया गया। फिर से देखेंगे, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाई गई विलय के सिद्धांत के तहत सतारा को 1848 में, जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में विलय किया गया। नेक्स्ट क्या है, भारत में सर जॉन शोर की नीति को किस नीति के रूप में दर्शाया गया है, तो किसको किस नीति के रूप में दर्शाया गया है, गैर हस्तक्षेप की नीति के रूप में दर्शाया गया है। भारत में सर जॉन शोर की नीति को गैर हस्तक्षेप की नीति के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड लॉरेंस का संबंध कुशल आक्रमणता सिद्धांत से तथा लॉर्ड कर्जन का संबंध तुष्टीकरण से है, जिसने 1905 में बंगाल विभाजन द्वारा हिंदू मुस्लिम संबंधों में दरार पैदा कर दिया था। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। इंदौर के होलकर राज्य ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। किसने नहीं किया था, इंदौर के होलकर ने। सहायक संधि प्रणाली गवर्नर जनरल वेलिजली से संबंधित है। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मछरी, बूंदी, भरतपुर आदि। इंदौर के होलकर राज्य ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था। कब, 1856 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में कुशासन के आरोप लगाकर अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से उतार कर अवध का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, कौन, जेम्स आउटरम। 1854 में कर्नल स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम को लखनऊ का रेजिडेंट बनाया गया। आउटरम से अवध के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया। उसकी रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वर्ष 1802 में पेशवा ने बसई की प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसके पराजित होने के बाद में किए हैं, इंदौर के होलकर के। बसई की संधि मराठा प्रदेश के राजाओं
के आपस में जो संघर्ष चल रहे थे उसमें पूना के निकट हादसपुर स्थान पर बाजीराव द्वितीय होलकर ने पराजित किया, जिनके फलस्वरूप 31 दिसंबर 1802 में बाजीराव को वसीम की संधि करनी पड़ी। नेक्स्ट क्या है, हड़प नीति के अंतर्गत न हड़पा जाने वाला राज्य कौन सा था, तो वह था आपका अवध। हड़प नीति के अंतर्गत न हड़पा जाने वाला राज्य कौन सा था, अवध था। सतारा, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत निम्नलिखित राज्यों का विलय किया। पहला है सतारा 1848 और जैतपुर 1849, संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854। फिर से एक बार देखेंगे क्या है, सतारा है 1848 है, जैतपुर 1849, जैतपुर संबलपुर 1849 है, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854। अवध का विलय तत्कालीन नवाब वाजिद अली शाह डलहौजी ने कुशासन के आरोप 1856 में किया। राजपूत राज्य करौली 1855 के मामले में डलहौजी के निर्णय में डायरेक्टरों ने अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। संबल संबंधित है, संबल अभी हमने देखा था, संबल है 1849 है, सतारा है 1848, अवध झांसी संबंधित है 1853, अवध संबंधित है 1856। संबलपुर हमने क्या देखा, संबलपुर 1848 है, सतारा संबंधित संबलपुर हमने क्या देखा था, संबलपुर और जो है जैतपुर ये संबंधित है 1849 है, सतारा 1848 में, बघाट 1850, उदयपुर संबंधित 1852 से, झांसी 1853, नागपुर 1854। संबलपुर 1849, सतारा है 1848, अवध संबंधित है 1856 से, झांसी 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था, एमहर्स्ट। कौन था, एमहर्स्ट। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान भारत का जो गवर्नर था, भारत का गवर्नर जनरल एमहर्स्ट था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 तक चला, जिसका परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का रंगून अब यंगून पर अधिकार हो गया। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध में क्या हुआ था, ये 1824 से 1826 तक चला था। इसके दौरान जो है क्या हुआ, अंग्रेजों का जो है रंगून पर, जिसे वर्तमान में जो है क्या कहते हैं, यंगून कहते हैं, पर उस पर जो है अधिकार हो गया। तो आपका जो है आज की सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को हमारी सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारा डेली का 2 घंटे का कंटेंट रहता है, जिसमें हमारी 4 वीडियो आती हैं आधे घंटे की। तो आप लोग सारी वीडियो को देखेंगे तब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 20,000 क्वेश्चन जो है चारों वीडियो को जब देखेंगे तभी आपके कंप्लीट हो पाएंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।